तो चलिए, इससे पहले जो है हम अवतल दर्पण के बारे में सारा हम देख चुके थे बारी बारी से। आज हम उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। तो पहले देखेंगे उत्तल दर्पण कहते किसको है, उसके बाद उसकी सारी स्थिति के देखेंगे। अवतल दर्पण की जो 6 स्थिति थी वो हम पिछले वीडियो में सारे हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आप उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। तो उत्तल दर्पण के बारे में देखने से पहले यह देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है। तो कहता है जो वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, जिसका परावर्तक सतह किधर हो, बाहर की ओर निकला होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब कहता है उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पश्च दर्पण या फिर साइड मिरर में होता है। गाड़ी का जो पश्च दर्पण होता है, पश्च दर्पण मतलब साइड में जो आप शीशा लगा हुआ देखते होंगे गाड़ी में, उसको पश्च दर्पण मतलब पीछे देखने वाला दर्पण, या फिर इंग्लिश में साइड मिरर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जगह गली अथवा सड़क के बल्ब में, गली अथवा सड़क का जो बल्ब होता है उसमें प्रकाश के अच्छे परावर्तक के लिए वहां पर उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो गली अथवा सड़क के बल्ब में रिफ्लेक्टर के रूप में इसका उपयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अब कहता है जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा और कहाँ कहाँ पे वस्तु हम रख सकते हैं। तो पहले देख लीजिए, अवतल दर्पण का शेप इस टाइप का होता है। वो परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर परावर्तक सतह नहीं होता है। इसमें अंदर में कलई किया हुआ रहता है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ रहता है अंदर की ओर से। तो अंदर की ओर जब पॉलिश किया हुआ रहेगा तो इसका सेंटर जो है सी और फोकस जो है, सेंटर और फोकस जो है वो पीछे की ओर चले जाएगा, जिधर कलई किया हुआ है या फिर जिधर पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए फोकस भी पीछे आ गया, सेंटर भी पीछे आ गया। तो अब सेंटर पे, फोकस पे या सेंटर या फोकस के बीच में कहीं पे तो हम कोई वस्तु रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर से क्या पॉलिश किया हुआ है, जिधर पॉलिश नहीं किया हुआ है उधर से वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो पीछे की ओर तो हम प्रतिबिंब बना नहीं सकते हैं, इधर वस्तु हम रख नहीं सकते हैं, इधर से हमारा प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अब हमारे पास वस्तु को रखने के लिए कौन कौन सा स्थिति है। तो ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रधान अक्ष, या फिर मेन एक्सिस। प्रधान अक्ष या फिर मेन एक्सिस इसको कहते हैं। तो हम जो वस्तु अब रखेंगे तो या तो वस्तु रखेंगे अनंत पे, कहीं दूर पे वस्तु है वहां से हमारा उसका क्या कहते हैं रे आ रहा है तो प्रतिबिंब बनेगा, या फिर अनंत पे नहीं है तो दूसरे जगह कहाँ होगा। तो दूसरा ये प्रधान अक्ष जो है, प्रधान अक्ष पे कहीं पे हो सकता है। ये वाला जो प्रधान अक्ष है इस पे कोई कहीं पे भी वस्तु रख सकते हैं। तो मतलब वस्तु को रखने के लिए हमारे पास उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति बनती है, या तो हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे या फिर कहाँ रखेंगे, प्रधान अक्ष पे। और कहीं तो या फोकस पे रखेंगे, फोकस पीछे है, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। मतलब क्या वक्रता केंद्र भी पीछे है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते थे तो वो भी पीछे है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या कहते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को देखने के लिए मात्र 2 स्थिति मिलती है, ठीक है। तो अब दोनों स्थिति के बारे में देखेंगे बारी बारी से। मतलब यदि वस्तु अनंत पे होगा, ठीक है, यदि वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो ऊपर वाले लिखे हुए को मिटाते हैं और लिखते हैं जो वस्तु यदि अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए दर्पण उत्तल दर्पण के अंदर जो पहली स्थिति है, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो वो दूर से आता हुआ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से जब प्रकाश की किरण दूर से आ रही होती है तो ये क्या करेगा, ये तो उत्तल दर्पण है, ये पीछे की ओर तो परावर्तित कर देगा इसको, ठीक है। जब इस तरह से परावर्तित करेगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो
वास्तविक नहीं बनेगा, वो दर्पण के पीछे आभासी रूप से बनेगा। आभासी रूप से जब ये बनेगा तो इसका जो है लाइन जो है इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये लाइन आगे कहां मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पे। वस्तु कहां पे था? अनंत पे। वस्तु कहां पे है? अनंत पे है। अनंत से जो प्रकाश की किरण आ रही है तो वो जाके आभासी रूप से कहां मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है। तो फोकस पे मिल रहा है, जिसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो पहली स्थिति आपको समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु कहीं पर भी कहां पे हो, ये मेन एक्सिस पे, मुख्य अक्ष पे कहीं पे यदि वस्तु हो तो हमारा प्रतिबिंब कहां पे बनता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बारे में। अब देखिए दूसरा नंबर, जब वस्तु कहां पे हो? मुख्य अक्ष पे हो। जब वस्तु कहां पे हो? मुख्य अक्ष पे हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु मुख्य पर अक्ष पे हो तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और क्या कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये जो पॉइंट है इसको हम पी पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। तो फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखिए यहाँ से जब ये वस्तु है, इसकी रे यहाँ पे आई है और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी कर्व होकर ये निकल गया। दूसरा रे जो आया ये लाइन, ये इसी पे वापस ये लौट रहा है। इसको क्या किया गया? आभासी रूप से पीछे में इसको बढ़ाया गया। आभासी रूप से पीछे जब हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है पीछे जाके बनता है छोटा साइज में। ठीक है, इसीलिए जो उत्तल दर्पण है वो जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो वो हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है और सीधा बनता है। आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, यहां पे से लिख दीजिए सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वहां छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। सिर्फ उत्तल दर्पण ही है जिसमें कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और क्या कहते हैं, वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और हमेशा छोटा बनेगा। तो यदि क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा आभासी और छोटा बनाता है। ठीक है, अब दर्पण से रिलेटेड कुछ और चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पहले पढ़ेंगे प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तो हम पढ़ लिए थे, अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश रिफ्लेक्ट करके पीछे की ओर जाती है। अपवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण अंदर की ओर जा रही होती है तो उसमें प्रकाश का किरण जो होता है अपने पथ से कुछ आगे पीछे मुड़ती है, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, बीच में जो नॉर्मल लाइन होता है, अभिलंब कहलाता है हिंदी में उसको, तो या तो वो अभिलंब से दूर चली जाएगी या फिर वो अभिलंब के नजदीक आ जाएगी। ठीक है, तो अभिलंब से दूर कब जाएगी, अभिलंब से नजदीक कब आएगी, ये तो हम आगे जानेंगे। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होना मतलब अभिलंब से दूर या अभिलंब के नजदीक आ जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, किस माध्यम से? विरल माध्यम से। किस माध्यम में?
सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पे क्या होता है, अविलंब से क्या होता है, नजदीक आ जाती है। विरल माध्यम से जब वो सघन माध्यम में जा रहा है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर अविलंब के नजदीक आ जाती है। पर यदि सघन माध्यम से किधर जा रहा हो, सघन माध्यम से जा रहा हो विरल माध्यम की ओर, विरल माध्यम की ओर जाने पे क्या होगा, वो अविलंब से दूर चला जाएगा। अविलंब से कहां जाएगा, दूर चला जाएगा। अब विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम का मतलब होता है और जिसका डेंसिटी क्या हो, कम हो, ठीक है, और जिसका डेंसिटी अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। जिसका डेंसिटी अधिक होगा उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम। जिसका डेंसिटी कम होगा उसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम। अब विरल माध्यम में कौन आएगा, ठीक है, तो विरल माध्यम के अंदर आप हवा को रख सकते हैं। सघन माध्यम में यदि हवा से एक प्रकाश चल रही है और वो जाके या तो पानी में प्रवेश करे या फिर कांच में प्रवेश करे, ठीक है, और पानी और कांच की तुलना में पानी जो है वो विरल माध्यम हो जाएगा, कांच जो है वो सघन माध्यम हो जाएगा। कांच की डेंसिटी अधिक होती है, हवा की डेंसिटी कम होती है, तो हवा को हम विरल माध्यम में रख सकते हैं, कांच को हम सघन माध्यम में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है जब हवा में भी प्रकाश है, हवा से प्रकाश कहां जा रहा है, कांच के तरफ, या फिर हवा में प्रकाश है और हवा से प्रकाश किधर जा रहा है, पानी की तरफ, तो क्या होगा, ठीक है। उसको हम जो है इमेज के द्वारा हम देखते हैं। नीचे हो गया सघन माध्यम, ऊपर हो गया हमारा विरल माध्यम, ठीक है। और बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल या फिर अविलंब। इसको हम एन से सूचित करते हैं। अविलंब या फिर नॉर्मल ये होता है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, जिस प्रकाश की किरण को सीधे निकलना चाहिए था ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में इस प्रकाश किरण को इस टाइप से सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं निकलता है। ये सीधे कब निकलता है, जब दो माध्यम समान हो, ठीक है। एक ही माध्यम में ये प्रकाश की किरण सीधे निकलती है, जैसे ही माध्यम चेंज होता है, तो मान लीजिए ये सघन माध्यम, सघन माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो ये सीधे नहीं जाएगी, इसका जो एंगल बनेगा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अविलंब के नजदीक आ गया। इसको कहते हैं अविलंब की ओर मुड़ जाना। इसको क्या कहेंगे, अविलंब की ओर मुड़ जाना। ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण हुआ। और ये जो किरण हो गया ये अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। और ऊपर वाला कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण हो गया, ठीक। ये वाला जो लाइन है, ये वाला कौन सा लाइन हो गया, अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है। और यहीं पर यदि ऊपर वाला सघन माध्यम होता और नीचे वाला विरल माध्यम होता तब क्या होता, ठीक है। ऊपर वाला सघन माध्यम हो जाता, मतलब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही होती और विरल माध्यम की ओर जा रही होती, तो क्या होता, उसके लिए हम ऊपर मिटाना होगा, ऊपर मिटा के फिर बना देते हैं।
ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, ऊपर का माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम है। ऊपर का माध्यम है सघन माध्यम। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कि आपतित किरण होगी, तो इसको तो यहां से निकल जाना चाहिए था सीधा। ठीक है, लेकिन ये सीधे नहीं निकलेगा इस टाइप से। ये क्या होगा, जैसे इस विरल माध्यम में आएगा, ये थोड़ा सा दूर होकर निकलेगा इस टाइप से। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, दूर हो जाएगा। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या हो गया, थोड़ा सा अभिलंब से दूर हो गया, नॉर्मल से दूर हो गया। ये तो नॉर्मल वाला लाइन था, तो नॉर्मल के पास ये एग्जैक्ट लाइन तो ये था, इस लाइन पे उसको आना चाहिए था अपवर्तन के बाद, लेकिन क्या हो गया, वो अपने रास्ते से थोड़ा और दूर चला गया। ठीक है, और यदि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा होता है तो उस समय क्या अपने रास्ते से नजदीक आ जाता है, किसके नजदीक, क्या कहते हैं, नॉर्मल के नजदीक आ जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन की घटना होती कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं प्रकाश के अपवर्तन करने के। ठीक है, अब देखेंगे हम अपवर्तन के कारण क्या होते हैं। क्या कारण होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। कहता जब कोई प्रकाश की किरण इसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो आपको पहले बता चुका है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो मान लीजिए हवा में उसका वेग ज्यादा था, कांच में जाने के बाद प्रकाश का वेग तो घट जाएगा। तो प्रकाश के वेग के घटने के कारण और दिशा के परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश का वेग के घटने के कारण और दिशा के परिवर्तन होने के कारण ये घटना होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल और दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। ठीक, अब अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम थे उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं। तो पहला नियम तो लगभग सेम ही है प्रकाश के परावर्तन के जैसा, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होना चाहिए। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो डाला गया है अभिलंब वो सभी एक ही बिंदु पे होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर से एक अभिलंब डालते हैं, इधर से एक आपतित किरण आ रहा होता है, ये बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। तो ये जो बिंदु है वो एक ही तल में है। ठीक है, इसको हम कहेंगे, जो ये पहला नियम को तो फॉलो करता है। दूसरा कहता है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया। जया का मतलब होता है थीटा। ठीक है, आपतन कोण जैसे होता है, ये वाला हो गया आपतन कोण, तो आपतन कोण की त्रिज्या जो होगी ये होगी, इसको कहते हैं आपतन कोण की जया। कहता है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है किसी दो माध्यम के लिए हमेशा समान होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किसी दो माध्यम के लिए हमेशा समान होता है। जैसे म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर को V1 बाय V2 लिखते हैं। V1 कहते हैं प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और V2 कहते हैं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, जैसे दो कोई माध्यम हम लेंगे तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल V1 हो जाएगा और सेकंड माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा म्यू निकल जाएगा V1 बाय V2 करके। ठीक है, तो V2 इक्वल टू लिख लीजिएगा, V2 इक्वल टू प्रथम माध्यम में। ठीक है, V2 क्या हो गया, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया। अब कहता है जैसे जैसे किसी भी रंग का यदि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अपवर्तनांक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा। अपवर्तनांक बढ़ा है तो मतलब तरंगदैर्घ्य उसका कम होगा। ठीक है, ये अपवर्तन की घटना क्या होती है और अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, ये आपको अभी तक में सारा समझ में आ गया होगा। ठीक,
अब अगला जो हम पढ़ेंगे उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है एक तरह से वो अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है किसी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी एक माध्यम पार्टिकुलर माध्यम में प्रकाश की चाल, उसके अपवर्तनांक को उस माध्यम का क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहेंगे हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या हो गया? डिफरेंस क्या कहते हैं? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक भी आपको समझ में आ गया होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी हम म्यू से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक के बाद हम देखेंगे प्रकाश का जो में क्रांतिक कोण बनता है। प्रकाश में क्या बनता है? क्रांतिक कोण। तब क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण को समझने के लिए एक बार फिर से हमको प्रकाश का अपवर्तन समझना होगा। ठीक है, क्रांतिक कोण को समझने के लिए हमको फिर से क्या समझना होगा? प्रकाश का अपवर्तन समझना होगा। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का जो घटना हम देखे थे, ये हो गया एन नॉर्मल हो गया। ठीक है, अभिलंब जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो उसमें हम देखे थे जब प्रकाश की किरण को जो है जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में देते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की देते हैं तो अभिलंब से थोड़ा दूर चले जाता है। ठीक है, तो जब मान लीजिए यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है और उसको जो है यहां से जाना चाहिए था पर वो थोड़ा दूर चले गया, तो मतलब ये नीचे वाला माध्यम कौन सा होगा? विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम होगा, इसलिए उससे क्या हुआ? अभिलंब से क्या हो गया? दूर चले गया। ऊपर वाला माध्यम कौन सा होगा? सघन माध्यम होगा। ऊपर वाला माध्यम सघन माध्यम होगा और नीचे वाला माध्यम कौन सा होगा? विरल माध्यम होगा। इसीलिए ये क्या हो गया? थोड़ा दूर चले गया।
अब मान लीजिए हम प्रकाश की किरण जो यहाँ से हम डाल रहे थे, अब इसको क्या किए, थोड़ा सा और नीचे कर दिए। तो थोड़ा सा और जैसे नीचे करेंगे तो ये क्या होगा, जो हमारा प्रकाश अपवर्तित प्रकाश था ये थोड़ा और ऊपर की ओर मुड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम प्रकाश की किरण को क्या कर दिए, थोड़ा सा और नीचे कर दिए। थोड़ा सा और नीचे करने का मतलब इतना कर दिए, ये प्रकाश की किरण अब जो है वो मुड़ के यहाँ चले आया। ठीक है, हम थोड़ा सा फिर सोचे और थोड़ा हम नीचे करते हैं, ये प्रकाश की किरण यहाँ आ गया। इसके बाद जब हम यहाँ किए तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री से इसी लाइन पे, इस लाइन के ऊपर आ गया। ठीक है, तब जिस एंगल पे जाके ये जो है अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बना ले, जिस वैसा प्रकाश के आपतित प्रकाश का वैसा कोण जहां पे जाने के बाद अपवर्तित किरण के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना ले अभिलंब के बीच, तो उस एंगल को हम कौन सा कोण कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। यहाँ जो ये वाला जो कोण बनेगा थीटा, ये कहलाएगा हमारा क्रांतिक कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो क्रांतिक कोण क्या होगा, जिस बिंदु से वैसा कोण जहां तक कि हम यदि आपतित किरण को झुकाने के बाद अपवर्तित किरण जो है हमारा वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना ले। अपवर्तित किरण हमारा का किसके साथ, ना अभिलंब के साथ किसके कितना का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बना लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कौन सा किरण, क्रांतिक कोण कहते हैं। उसको हम कौन सा कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रांतिक कोण का हम डिफिनेशन देखते हैं। अब देखिए क्रांतिक कोण का डिफिनेशन क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अभिलंब से थोड़ा दूर चले जाता है। अभिलंब से जब दूर जाता है तो क्या होता है, जो अभिलंब से दूर जाने, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा एंगल और नीचे की ओर लेते जाएंगे। ठीक है, पहले इसके साथ इतना एंगल बना रहा था। ठीक है, पहले क्या होता है, एंगल छोटा बना रहा था। जैसे उसको दूर ले जाएंगे, ऊपर का अपवर्तित एंगल जो है पहले इतना बड़ा था, फिर इसको यहाँ तक ले गए, फिर इसको यहाँ तक ले गए, फिर एक ऐसा पॉइंट आया यहाँ तक ले गए और इसका किरण जो है डायरेक्ट इस पे आ गया, क्षैतिज सतह पे आ गया। ये 90 डिग्री अभिलंब के साथ कितना का एंगल बना लिया, 90 डिग्री का बना लिया। तो वही कहता है, जब सघन माध्यम प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से थोड़ा दूर चले जाता है, जिसके अपवर्तन का जो कोण होता है, अपवर्तन का कोण हमेशा आपतन कोण से बड़ा बनता है। अपवर्तन का कोण जो होता है ये हो गया आपतन कोण, और नीचे बनता है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है। कहता है यदि आपतन कोण को और बढ़ाया जाए, आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आपतन कोण को जब हम बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहता है जो धीरे धीरे एक विशेष कोण पे, कौन सा कोण, एक विशेष आपतन कोण पे, एक विशेष यहाँ पे लिख लेंगे आपतन कोण पे, एक विशेष आपतन कोण पे क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसी आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। उसी आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। समझ में आ गया, जो जिस एंगल पे जाके अपवर्तन कोण क्या हो जाए हमारा 90 डिग्री हो जाए, उसी आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। अब कुछ ऐसा माध्यम है जैसे कि जल के अंदर क्रांतिक कोण कितना होता है, जल के अंदर जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 48.5 डिग्री। किसके अंदर, जल के अंदर। जल के अंदर क्रांतिक कोण कितना होगा, 48.5 डिग्री। हीरा के अंदर जो अपवर्तन क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24.4 डिग्री। किसके अंदर, हीरा के अंदर। हीरा के अंदर जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24.4 डिग्री का। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हमको क्या कहते हैं, धूप ज्यादा गर्मी के समय में दूर में हमको पानी होने का एहसास पता चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में अब देखते हैं।
अब जो है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है। परावर्तन तो देखे थे, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक हो जाए। किसका मान? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? जो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का मान जो होता है यदि वो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक होगा तो क्या होगा? तो जो है प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाएगा। सघन माध्यम से जब वो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में हम डालते हैं तो क्या होगा? प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाएगा। वो क्या होगा? वापस संपूर्ण परावर्तित करके सघन माध्यम में ही लौट आएगा। संपूर्ण परावर्तित करके क्या होगा? सघन माध्यम में ही लौट आएगा। यही सघन माध्यम में वापस जो लौट आने का घटना होता है वही घटना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तो जब रेत पे हमको मृग मरीचिका का मतलब होता है पानी का दिखना। जब रेगिस्तान में जब आप दूर में देखेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको पानी दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो होता है उसको मृग मरीचिका कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो मृग मरीचिका के होने का क्या कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है हमारे घर तक जो आप इंटरनेट पहुंचता है, तो इंटरनेट जो वो पहुंचता है वो पतले पतले फाइबर के तार के द्वारा पहुंचता है। वो बना होता है बहुत ही पतले कांच का, ठीक है। तो पतले कांच के अंदर जो होता है हमारा इंटरनेट का केबल लाइट के द्वारा भेजा जाता है। तो लाइट का उस इंटरनेट केबल के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो हमारे पास इंटरनेट पहुंचता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक कारण होता है, ठीक। अब प्रकाश का सघन माध्यम कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? क्या क्या होना चाहिए तब जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? तो पहला प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। दूसरा है जो दूसरा शर्त है क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण का मान किस कोण से? आपतन कोण से क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा तब जाके क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये क्या था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें थी, ठीक है। अब कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कहाँ है? तो मृग मरीचिका के जो ऑप्शन होता है, मृग मरीचिका जो होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक कारण होता है। दूसरा जो होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो इंटरनेट हमारे पास पहुंचता है वो भी क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक कारण होता है। तो दर्पण का जो चैप्टर था यहाँ तक में हमारा दर्पण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उसके जितने भी प्रतिबिंब के प्रकार थे वो सारा हमारा अभी तक में खत्म हो जाएगा, ठीक। अब जो हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो जिस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है उसी तरह लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे और अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें भी अवतल जैसे है कि अवतल दर्पण की कुछ परिस्थितियां थी या फिर प्रतिबिंब बनने की स्थिति थी, उसी तरह से उत्तल लेंस के अंदर या फिर अवतल लेंस के अंदर भी प्रतिबिंब बनने की अलग अलग स्थिति होती है। अब उसके बारे में भी हम बारी बारी से देखेंगे।